हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। गाइज, अपन आज से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिविजनरी लेक्चर्स की शुरुआत कर रहे हैं। सो यदि आपको पेपर नंबर 1 में एग्जामिशन स्कोर करना है, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 90 मार्क्स तक लाना है आपको, या कोई बच्चों को पास होना है यदि, तो फ्रेंड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपकी हेल्प करने आया है। इसका जो वेटेज है दोस्तों वो नियर अबाउट 30% का है। मीन्स ये पेपर नंबर 1 में अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 1 जो है अपना, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस का जो वेटेज है वो 30 मार्क्स के आसपास का है। काफी बच्चे इस टॉपिक को पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से। कोई बच्चों को लगता है कि ये पूरा थ्योरी है, तो वैसा नहीं है दोस्तों। किसी को लगता है पूरा प्रैक्टिकल है, वैसा भी नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। तो यदि थ्योरी है दोस्तों तो कुछ इसमें याद भी करना पड़ेगा। तो क्या याद करना है, क्या समझना है, अपन पूरी बात करेंगे इस वीडियो सीरीज में। वीडियोस फ्रेंड्स 3 रहेंगे अपने इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो अपने कोर्स में हैं। देखिए एक बार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कोर्स में है उसकी लिस्ट है। AS 1 पढ़ना है अपने को, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, उसके बाद 10, 11, 12, 13 एंड एक 16। अपने कोर्स में फ्रेंड्स ये AS की लिस्ट अपने सिलेबस में है ग्रुप 1 के। जहां अपन वीडियो नंबर 1 अभी जो पढ़ रहे हैं वो है AS 16 एंड AS 13। जो बाकी 2 वीडियोस रहेंगे वहां पे बाकी के AS को अपन लोग एंटरटेन करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में AS 16 एंड AS 13 पढ़ने वाले हैं। यदि ये नोट्स चाहिए आपको तो लिंक में मिल जाएंगे आपको, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए उसको। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दोस्तों समझने की बात यह है कि कुछ पैराग्राफ होते हैं AS के अंदर। पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 10, 12, अपन वो याद करेंगे पेपर में जो काम में आने वाला है आपके। तो थ्योरी जब पढ़ेंगे तो पैराग्राफ याद करना है अपने को, जो पूरे मैं याद करा दूंगा आप लोग को। ध्यान से सुनिए बस अच्छे से, स्टार्टिंग से चालू करेंगे और पूरे AS आखिरी तक ले जाऊंगा मैं। पेपर में क्या आने वाला है, क्या आता है, मतलब सॉल्व कैसे करना है, पूरी बात करने वाले हैं। पेज नंबर 2 पे हैं अपन। AS 16 फ्रेंड्स स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑन बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे होंगी, AS 16 हमको गाइड करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ AS 16 इज अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट मतलब क्या होता है सर? तो बोरोइंग कॉस्ट मतलब अभी के लिए इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की अकाउंटिंग कैसे करना है वो AS 16 बताता है। सर इतने आसान सी चीज इंटरेस्ट की अकाउंटिंग कैसे करना है, हमको आती है सर, बचपन से कर रहे हैं हम तो। इंटरेस्ट की अकाउंटिंग होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट डेबिट टू कैश, ये इंटरेस्ट जो है वो जाएगा P&L में। ये फ्रेंड्स गलत है शायद। AS 16 बोलता है इंटरेस्ट को एक्सपेंस मानना है, एक्सपेंस की एंट्री करना है कि कुछ और करना है, ये AS 16 हमको बताता है। आइए पढ़ते हैं अपन लोग, धीरे धीरे आपको चीजें और क्लियर होती जाएंगी। तो व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस इट या फिर कैपिटलाइज इट। इसका मतलब क्या है सर, आइए एक बार अपन समझते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से, फिर रीड करेंगे। तो एग्जाम्पल लीजिए, एक एंटरप्राइज ने, एक एंटिटी ने मशीन लेके आई है जिसकी जो कॉस्ट है, जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपीज है। जिसकी कॉस्ट कितनी है? 10 लाख रुपीज है दोस्तों। अब मशीन लाना था तो हमने लोन ले लिए बैंक से। तो मशीन अपने ऑर्डर किए आज, 2 महीने बाद मशीन आई। तो वो 2 महीने का जो इंटरेस्ट लग गया वो लग गया 30,000 रुपीज। 2 मंथ्स का इंटरेस्ट चाहिए। कितने मंथ्स का है? 2 मंथ्स का इंटरेस्ट चाहिए। एंड एग्जाम्पल लीजिए, फ्रेट जो लगा मशीन को लाने का वो लगा 10,000 रुपीज। आपको बताना है सोच के कि अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास होंगी। अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास होंगी मतलब ये मुझको बताना है मशीन अकाउंट को डेबिट कितने से करना है। एसेट आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है,
तो अकाउंटिंग मशीन अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 10 लाख रुपए से होगा, 10,30,000 रुपए से होगा कि 10,10,000 रुपए से होगा? एंट्री कितने से होंगी? तो आप बोलेंगे 10,10,000 रुपए टू कैश बैंक अकाउंट 10,10,000 रुपए। अपने को AS10 बोलता है कि फ्रेट को ऐड करना है काय पे? कॉस्ट में। अपन पढ़ने वाले हैं ये AS10 के अंदर। और इंटरेस्ट जो पे करके आए हैं इसको मशीन में ऐड नहीं करेंगे अपन इस केस में, एज पर AS16 जो पढ़ने वाले हैं अपन लोग, कि इसको कैपिटलाइज मत करो, इंटरेस्ट को अपन लोग एक्सपेंस ट्रीट करो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 30,000 टू व्हाट? टू बैंक अकाउंट 30,000। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए समझने के लिए, अच्छे से लिखना नहीं है, सुनना है बस। आपने एक फैक्ट्री शेड बनवा रहे हैं, आप लोग एक फैक्ट्री शेड बनवा रहे हैं। वो शेड बनाने के लिए 20 लाख रुपए लग चुके हैं आपके। आपने ये 20 लाख रुपए अरेंज करने के लिए लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप। तो करेंट ईयर का जो इंटरेस्ट आ गया है इस शेड पे, वो आ गया है, एग्जाम्पल लेते हैं 80,000 रुपीज। जो भी इंटरेस्ट रेट होगा 80,000 रुपये इंटरेस्ट आ चुका है। ठीक है सर, अभी फैक्ट्री शेड जो है वो 3 साल से बन रहा था, इस साल फैक्ट्री शेड बन गया है पूरा। 80,000 क्या है आपका? इंटरेस्ट है करेंट ईयर का। अभी अपने को समझना ये है कि जो एक्सपेंस है, जो बोरोइंग कॉस्ट है, इंटरेस्ट है, इसको क्या ट्रीटमेंट दे? इसको एक्सपेंस की एंट्री करे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, कि इसको फैक्ट्री के कॉस्ट में ऐड कर दे? लास्ट केस में आपने क्या किए? आपने इसको एक्सपेंस ट्रीट किए, इसको यहां पे ऐड नहीं किए, इंटरेस्ट को आपने कॉस्ट में ऐड नहीं किए। यहां पे क्वेश्चन मेरा वही है कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस से क्या ऐड करना है क्या फैक्ट्री शेड में, क्या एक्सपेंस ट्रीट करना है? तो यहां पे दोस्तों इसको यहां पे ऐड कर देंगे अपन लोग, ऐसा AS16 ने बोल दिया है। तो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या देंगे ये पढ़ने वाले हैं। तो इस केस में एंट्री होंगी आपकी फैक्ट्री शेड अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री शेड अकाउंट डेबिट 20,80,000 रुपए टू बैंक अकाउंट 20,80,000 रुपए। जो ट्रीटमेंट दिए हैं अपन ने इंटरेस्ट का, इस केस में एग्जांपल नंबर 2 में अपने कैपिटलाइज किए हैं, मतलब क्या? फैक्ट्री शेड में ऐड कर दिए हैं, एसेट की एंट्री कर रहे हैं। देखिए एसेट की एंट्री कर रहे हैं, एक्सपेंस की एंट्री नहीं कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट क्या देना है? इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट का एक्सपेंस बोलना है उसको, कि कैपिटलाइज मतलब क्या? एसेट में ऐड करना है। ये पढ़ने वाले हैं AS16 के हिसाब से अपन लोग। या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता क्या है आखिर? हम जो सीख के आए हैं इंटरेस्ट के बारे में, वो कहाँ लिखा हुआ था वो देखने वाले हैं अपन लोग। सो गाइज, हर AS में कुछ वर्ड्स रहते हैं जो जिसका मीनिंग पता करना रहता है अपन लोग को। तो AS16 में पैराग्राफ नंबर 3 जो है वो डिफाइन कर रहा है 2 वर्ड्स को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस AS के लिए। तो फर्स्ट तो है बोरोइंग कॉस्ट। अपन लोग जब क्वेश्चन AS16 का पक्का आएगा, और यदि आएगा तो अपन पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 6 इसका यूज करने वाले हैं। तो पैरा 3 बोलता है, मैं आपको याद करवा दूंगा पक्का, पैरा 3 बोलता है बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ फंड। और इंटरेस्ट क्या है? वो इंटरेस्ट है। बोरोइंग कॉस्ट क्या है आपका? इंटरेस्ट है। एंड अदर कॉस्ट है, दैट इज इंटरेस्ट की बात कर रहा है। बोरोइंग कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट। किसने बोला? पैरा 3 ने बोला। बोरोइंग कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट। किसने बोला? पैरा 3 ने बोला। अब गाइस, पैरा 6 पहले पढ़ना जरूरी है पहले, फिर अपन पैरा 3 फिर से आएंगे। पैरा 6 पढ़ रहे हैं पहले, पैरा 6 पढ़ रहे हैं। पैरा 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, मतलब क्या? परचेज करना। कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, या प्रोडक्शन मतलब बनाना, ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट शुड बी कैपिटलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। तो लिखा हुआ है बोरोइंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, जो एट्रीब्यूटेबल है काय में? परचेज करने में। परचेज कर रहे हैं आप क्या? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपन लोग क्या? प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या? क्वालिफाइंग एसेट। यहां पे कीवर्ड है क्वालिफाइंग एसेट। तो क्वालिफाइंग एसेट खरीद रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसका? क्वालिफाइंग एसेट का। तो उस इंटरेस्ट पे, उसके इंटरेस्ट पे अपन लोग को क्या करना है? कैपिटलाइज करना है।
कैपिटलाइज मतलब होता है दोस्तों ये जो अपन ने यहां पे किए, इंटरेस्ट को ऐड कर दिए अपन ने कहां पे, उसके एसेट की वैल्यू, दैट इज कैपिटलाइज कर दिए। एक होता है एक्सपेंस कर दिए, देखो यहां पे एक्सपेंस किए, एग्जाम्पल में किया अपन ने एक्सपेंस की एंट्री की, और यहां पे क्या किए अपन ने एसेट की एंट्री की है, कैपिटलाइज की है इंटरेस्ट को। तो पैरा 6 ने बोला कि क्वालिफाइंग एसेट को खरीद रहे हैं यदि आप, तो क्या करना है आपको, कैपिटलाइज करना है। पैरा 6 पहले तो याद कर लो, पैरा 6 पहले तो याद कर लो। बहुत अच्छा स्कोर करना है ना, तो सिर्फ ग्रामर लिख के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, पैराग्राफ नंबर लिखोगे, प्रॉपर एएस का नाम लिखोगे, नाम लिखोगे, पैराग्राफ नंबर लिखोगे, तब लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ के आया है, टेक्निकल स्टडी करके आया और मार्क्स मिलेंगे आप लोग को। तो पेपर पास में आ चुके हैं एकदम। तो अभी जो पढ़ाई होनी चाहिए आप लोग की वो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए एकदम, कि मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो वही बता रहा हूं मैं, पैराग्राफ नंबर 6 ने बोल दिया कि बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देंगे हम यदि वो क्वालिफाइंग एसेट पे हुई है तो, इंकर हुई है तो। अब क्वालिफाइंग एसेट मतलब क्या होता है सर, तो अब आएंगे आप लोग पैराग्राफ नंबर 3 पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरीली takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. Qualifying asset is an asset that takes what? A substantial period of time. Qualifying asset वो asset है जो substantial period of time ले रहा है तैयार होने के लिए। अब substantial period of time मतलब क्या, तो वहां लिख के दिया गया है आपको, substantial period of time primarily depends on the facts and circumstances of each case. However, ordinarily, a period of 12 months is considered as substantial period of time. 12 months को मानेंगे क्या हम, substantial period of time. तो यदि एक एसेट है जिसको 12 महीने लग रहे हैं तैयार होने में, तो वो क्या है हमारा क्वालिफाइंग एसेट है एज पर पैराग्राफ नंबर 3। पैरा 3 ने डिफाइन किया है बोरोइंग कॉस्ट को और क्वालिफाइंग एसेट को। तो क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जो टेक करता है क्या, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 12 मंथ्स। तो यहां देखिए एग्जांपल 1 देखिए, मशीन खरीद रहे हैं 10 लाख रुपए की। तो फ्रेंड सिर्फ मशीन खरीदने लिखा हुआ है, तो मशीन खरीदने में आपको 1 साल नहीं लगता है, 12 मंथ्स नहीं लगता। यहां लिखा हुआ भी है कि 2 महीने का इंटरेस्ट है, 2 महीने मशीन आ गई थी आपकी। तो यहां पे अपन ने बोले कि ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, मशीन क्या है, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, इसलिए उसके इंटरेस्ट को अपन ने क्या किए, एक्सपेंस की एंट्री कर दिए। केस नंबर 2 में देखिए, मैंने बोला फैक्ट्री शेड बना है 3 साल के अंदर बना है और इंटरेस्ट करेंट ईयर का है। तो फैक्ट्री शेड 3 साल में कंस्ट्रक्ट हुआ ना, तो क्वालिफाइंग एसेट हो गया ये। तो हर एक क्वेश्चन में अपन को यही ढूंढना है बस कि जो एसेट्स दिए रहेंगे आपको वो क्वालिफाइंग है कि नहीं है। तो यदि क्वालिफाइंग एसेट रहेंगे तो उसके बोरोइंग कॉस्ट को अपन क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, अदरवाइज एक्सपेंस करेंगे। अभी अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों, 5 मिनट और थ्योरी पढ़ लो बस, फिर तो पूरे क्वेश्चंस में जम करने वाला हूं मैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अदर बोरोइंग कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। तो पैरा 6 बोलता है कि अदर देन क्वालिफाइंग एसेट जो बोरोइंग कॉस्ट होंगी उसको एक्सपेंस ट्रीट करना है आपको। तो इस पैराग्राफ के कारण अभी तक आप लोग इंटरेस्ट को एक्सपेंस की एंट्री करते हो। तो ये जो अपन पैरा 6 ने बोला उसको अपन यहां लिख दे रहे हैं दोस्तों डायग्राम बना के। तो फर्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। क्या करना है, उसको कैपिटलाइज करना है, लिखिए वहां पे क्या करना है, उसको कैपिटलाइज इट। और अदर्स में क्या करना है आपको, एक्सपेंस इट। प्लीज ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ 3 पैराग्राफ 6 याद रखना है। AS 16 का है आपका, बोरोइंग कॉस्ट का है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे आएंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 साथ में रीड करना है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोग का। PRM लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर ₹50 lakhs। इट वॉज यूटिलाइज्ड एज फॉलोज। 50 लाख का लोन लिए हैं, क्वेश्चन समझिए, हाँ क्वेश्चन समझिए अच्छे से। 50 lakhs का लोन लिए हैं और यूटिलाइज किए हैं फॉलोइंग तरीके से, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, परचेज ऑफ मशीनरी, वर्किंग कैपिटल, एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक। अमाउंट दिए हुए हैं 50 lakhs, 40 lakhs, 20 lakhs, 10 lakhs। अब एक क्वेश्चन आएगा मन में आपके कि सर जब लोन 50 लाख का ही है
तो इतना ज़्यादा एक्सपेंस किए कैसे आपने? तो फ्रेंड्स अमाउंट कुछ खुद ने लगा दिए होंगे। लोन 50 लाख का ही है, बाकी अरेंजमेंट एंटरप्राइज ने खुद ने किया होगा। ठीक है, हाँ सर। द मशीन वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मशीनरी कब हुई इंस्टॉल? जब एक्वायर की तो इंस्टॉल हो गई। डिलीवरी ऑफ ट्रक वॉज नॉट रिसीव्ड। ट्रक अभी मिलने का है, 4th वाला ट्रक मिलने का है। टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च वॉज रुपीज 18 लाख। 18 लाख की क्या है? बोरोइंग कॉस्ट चली। एक पढ़ लीजिए, जैसे इंटरेस्ट है 18 लाख रुपीज। शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा बताना है आपको। तो ये 18 लाख को करना क्या है? एक्सपेंस क्या? कैपिटलाइज। तो एक्सपेंस नहीं करेंगे, पहले समझेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको आंसर यदि लिखना है तो पैराग्राफ नंबर 6 ने क्या बोला वो लिखेंगे आप लोग। पैराग्राफ 6 ने बोला कि बोरोइंग कॉस्ट जो एट्रीब्यूटेबल है, ये वर्ड्स पढ़िए बार बार, ध्यान से पढ़िए तो आपको याद रहेंगे। पैरा 6 ने बोला बोरोइंग कॉस्ट दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट शुड बी कैपिटलाइज। वो वर्ड्स पढ़ेंगे तो ध्यान में रहेंगे आप लोग को। अदर बोरोइंग कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। उसके बाद दोस्तों अपना यही काम रहेगा, हर एक क्वेश्चन में अपन एक टेबल ड्रॉ कर देंगे ऐसा, जहां अपन पहले बताएंगे कि जो एसेट्स है उसका नेचर क्या है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड क्वालिफाइंग है कि नहीं है? तो सर कहीं दिया हुआ नहीं है कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ऐसा भी कहां दिया हुआ है कि जल्दी बन गया? तो नॉर्मली फैक्ट्री शेड बना रहे हैं यदि, तो ज़्यादा टाइम लगता है मानेंगे अपन लोग, और इसको क्वालिफाइंग एसेट लिख देंगे। क्या है ये? क्वालिफाइंग एसेट है। उसके बाद परचेज ऑफ अ मशीनरी, मशीन परचेज कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? नॉट क्यूए, मतलब क्या? नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। वर्किंग कैपिटल, जिसका बिजनेस है एंटिटी का, वो वाले सामान खरीदे हैं अपन ने, वो पैसा यूज किए हैं अपन ने 20 लाख। तो ये तो रोज आके रोज बिकता है दुकान के अंदर, फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर। तो ये क्या रहेगा? नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट रहेगा। ये क्या रहेगा? नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक। ट्रक आने का है, बट दोस्तों ट्रक आने के लिए 12 महीने नहीं लगते कभी। तो क्या रहेगा ये? नॉट क्यूए रहेगा। तो इस केस में 3 नॉट क्यूए और 1 क्यूए। क्यूए मतलब क्या? क्वालिफाइंग एसेट। तो अमाउंट लिखते हैं आइए। तो यहाँ 50, फिर यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 10। सम करना है आपको। क्वालिफाइंग के लिए 50 लाख, नॉन क्वालिफाइंग के लिए 70 लाख। यहाँ लिख देंगे इन लैक्स, कि जो लिख रहे हैं वो इन लैक्स लिख रहे हैं। सॉल्यूशन का पार्ट है अपना एक, ठीक है ना? हाँ। अब क्वालिफाइंग एसेट एज पर AS 16 कितना हो गया? ₹50 लाख हो गया। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, तो अपन बोलेंगे 18 लाख में से कितना अपन करेंगे? तो बोलेंगे 120 लाख जो है टोटल कॉस्ट है, तो 50 पे कितना? ये जो आंसर आएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 7,50,000 रुपए टू बी कैपिटलाइज्ड। और कितना एक्सपेंस रहेगा? तो वो एक्सपेंस रहेगा 18 माइनस 7.5, तो वो हो जाएगा ₹10,50,000। तो आप सॉल्व करने का तरीका देखिए। यदि ये थ्योरी लिख देंगे ना आप लोग, तो जो चेक करेंगे पेपर आपको खुद दिखेंगे हाँ बच्चा पढ़ के आया है, पैराग्राफ लिख के आया है। भाई कोई किसी ने लिखा नहीं है, मैंने लिखा हूँ बस, इनने लिखा है बस। सही आंसर विथ थ्योरी आपको पूरे मार्क मिलेंगे। AS जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपको पूरा स्कोर करना है, उसमें फुल मार्क्स लाना है आपको। पैराग्राफ लिखना ही चाहिए दोस्तों, मॉड्यूल में दिए हुए नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान से पढ़िए। पैरा 6 ऑफ AS 16, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। अपन ने जो पढ़े हैं ना अब वही लर्निंग अपने को हेल्प करेंगे आगे, ठीक है। द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन ऑफ 580 lakhs फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिनोवेशन ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी।
लोन लिया है लिखा हुआ है आपको, प्लांट मशीनरी एक्वायर्ड अंडर द मॉडर्नाइजेशन स्कीम, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च, करेंट ईयर में काम पूरा हो गया, अमाउंटेड टू 406 लैक्स, ₹58 लैक्स हैज़ बीन एडवांस टू सप्लायर। एक काम करेंगे अपन प्लीज़ 580 में से पैसा कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है देखते हैं। तो 406 लैक्स प्लस करेंगे 58 लैक्स, तो अभी भी 580 नहीं हुआ आपका, 464 ही हुआ है। And the balance loan of 116 lakhs has been utilized for working capital purpose. प्लीज कर लीजिए 406 प्लस 58 प्लस 116, तो 580 हो गया आपका। आपको अमाउंट समझा दिया गया क्वेश्चन में कि पैसा कहाँ कहाँ यूज़ किए हैं। आपने को ये ढूंढना पड़ेगा कि क्वालिफाइंग एसेट कौन सा है कौन सा नहीं है। ये बता पा रहे हैं आप, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पक्का। द अकाउंटेंट इज इन ऑन डायलेमा एज टू हाउ टू अकाउंट फॉर टोटल इंटरेस्ट ऑफ 52.50 लैक्स। इसका क्या करूं मैं? ऐसा अकाउंटेंट को कंफ्यूजन है, डायलेमा मतलब कंफ्यूजन। हे भगवान कहाँ जाऊँ, एक्सपेंस करूँ कि एसेट मानूं, क्या करूँ भगवान, वो पूछ रहा है वो। इनकर्ड ऑन द एंटायर इंस्टीट्यूशन लोन ऑफ IHS। लोन का करना क्या है पूछा, ये लोन का नहीं इंटरेस्ट का, बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट पूछा गया है मतलब आपसे। अपना आंसर पैराग्राफ 6 से चालू होना चाहिए, पैरा 6 ऑफ AS 16 बोरोइंग कॉस्ट। AS 16 बोरोइंग कॉस्ट का है, पैरा 6 और 3 मैं याद करवा रहा हूँ आपको। 6 क्या है, रिकॉग्नाइजेशन है कि रिकॉग्नाइज कैसे करना है उसको, एक्सपेंस करना है कि एसेट करना है, कैपिटलाइज करना है। लिख देंगे थ्योरी पहले तो कि AS पैरा 6 ने बोला कि बोरोइंग कॉस्ट जो है किस पे, क्वालिफाइंग एसेट पे क्या करना है उसको, कॉस्ट में कैपिटलाइज करना है उसको, कॉस्ट में ऐड करना है उसको, अदर्स को एक्सपेंस मारना है। तो टेबल बनेगा पहले तो, फिर देखिए मॉडर्नाइजेशन एंड रिनोवेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सर यहाँ कंफ्यूजन है कि QA क्यों है करके, तो एक काम करते हैं दोस्तों, उल्टा चलेंगे, उल्टा वर्क करते, चलिए उल्टा वर्क करते हैं। पहले बताइए वर्किंग कैपिटल में क्या होगा, क्वालिफाइंग है कि नहीं है। क्वालिफाइंग मतलब वो होता है जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले तैयार होने के लिए, इंटेंडेड टू बी यूज और सेल के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले। वर्किंग कैपिटल बहुत जल्दी आता है और चले जाता है, कोई उसको 1 साल नहीं लगते आने के लिए। आपका समझो स्टॉक है, आपकी इन्वेंट्री है ये, तो ये तो सर नॉट QA आएगा पक्का। फिर एडवांस टू सप्लायर्स फॉर एडिशनल एसेट्स। अपन ने सप्लायर को एडवांस दिए हैं, अपना एसेट तो है, अब वो सामान तो भेज देगा फट से, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। अब सामान भेजने के लिए उसको 2 साल लगते नहीं कभी ऐसे। यदि लगते रहेंगे तो क्वेश्चन में बोलेगा ना कि एसेट जो है वो 4 साल बाद आने वाला है, कुछ ऐसा तो बोला नहीं उन्होंने, नॉर्मल लिखा हुआ है कि एडवांस देगा सप्लायर को अपन ने, तो ये भी क्या रहेगा, नॉट QA रहेगा, नॉट क्वालिफाइंग एसेट रहेगा। अब पढ़िए पहला, यदि ये भी नॉट क्वालिफाइंग रहेगा तो क्वेश्चन पूछा क्यों है उसने, आपसे मेहनत कराएंगे ना, नहीं कराएंगे, मार्क्स चाहिए ना आपको, तो मेहनत करना पड़ेगा। अपन मानेंगे क्या है ये, क्वालिफाइंग एसेट है। क्या है ये, क्वालिफाइंग एसेट है दोस्तों, ये नेचर है इसका। जी हाँ सर। फिर लिखना है इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो एक काम कीजिए, यहां इंटरेस्ट मत लिखिए, यहां लिखिए अमाउंट, यहां लिखिए, अब सेम लिखिए, सेम अमाउंट लिखिए, अमाउंट ऑफ QA, और यहां लिखिए अमाउंट ऑफ नॉन QA। कौन सा क्वालिफाइंग है कौन सा नॉन क्वालिफाइंग एसेट है। तो 406 लैक्स, 58 लैक्स एंड 116 लैक्स। तो सम कर लेंगे दोनों का, तो आपका जो आंसर आएगा कॉलम का वो आएगा 174 एंड 406। अब देखिए ₹406 लैक्स, ये आपका आ गया क्वालिफाइंग एसेट। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, तो आप बोलेंगे 52.20 डिवाइडेड बाय 580 इंटू 406, 52.2 तो आपका इंटरेस्ट है, डिवाइडेड बाय 580 जो लोन है, इंटू 406 जो लगा है क्वालिफाइंग एसेट में, तो वो हो जाएगा ₹36.54 लैक्स।
और इंटरेस्ट में आ जाएगा आपका ₹52.20 माइनस 36.54 लैक्स, तो वो हो जाएगा 15.66 लैक्स। बहुत हार्ड है ही नहीं, अभी आप पढ़ लो साथ में मेरे, एक बार प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी कर लो, पक्का यकीनन पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। आप पैराग्राफ नंबर 6 जो है फ्रेंड्स वो याद रखिए प्लीज़। देखो पैराग्राफ 3 भी और पैराग्राफ 6 भी, अपने 3 से दोनों लिखे हैं ऊपर। पैरा लिखने से क्या हो रहा है ना, इंप्रेशन पड़ रहा है अच्छा एक, कि भाई हाँ हम याद करके आए हैं, हाँ हम पढ़ के आए हैं। एक टेक्निकल स्टडीज़ है ये वाली जो कर रहे हैं अपन लोग, पैरा 6 पैरा 3 ऑफ AS16 बोरोइंग कॉस्ट। और जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं दोस्तों वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कि पैरा 6 ने बोला बोरोइंग कॉस्ट क्या कहा, दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग एसेट, है ना। तो ये वर्ड ध्यान रखना है आपको, ताकि थ्योरी भी अच्छी हो आपकी और प्रैक्टिकल सीख ही रहे हैं अपन लोग। जी हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, एक अलग क्वेश्चन यदि आएगा तो ज़्यादा मार्क्स का आएगा, से 8 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन आएगा तो, या 6 मार्क्स का आएगा समझ लीजिए। तो आइए पढ़ते हैं एक बार। X Limited began construction of new building on 1st Jan. It obtained ₹1 lakh special loan to finance the construction of the building on 1st January at an interest rate of 10%. तो एक लिखा हुआ है स्पेशल लोन, दैट इज अ स्पेसिफिक लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक लोन बोलते हैं, कि जो लोन लिए हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिए हैं, जो कि है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग खरीदना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो ये बिल्डिंग के लिए 1 लाख का लोन लिए हैं हमने, जिसका रेट है 10%। द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग टू नॉन स्पेसिफिक लोन्स वेयर दिस। तो 2 लोन और ले रखे हैं, 2 लोन और ले रखे हैं। जी हाँ सर, एक 5 लाख का, एक 9 लाख का। द एक्सपेंडिचर दैट वेयर मेड ऑन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट वेयर एज अंडर। ये अपन ने एक्सपेंडिचर किए हैं दोस्तों, जैन में, अप्रैल में, जुलाई में, दिसंबर में। बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड बाय 31 दिसंबर 16। ईयर एंड में खत्म हो गई है, यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक है। फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स, ये 16 कहाँ से आया? 16 जो था ना वो मॉड्यूल में लिखा हुआ था आपके, ठीक है। फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब्ड इन AS16, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड पास 1 जनरल एंट्री फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेंड्स ये एक मास्टर क्वेश्चन है, मीन्स इसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। जी हाँ सर। इसमें तो कोई इंटरेस्ट कहीं दिया हुआ है क्या? इंटरेस्ट एक्सपेंस कहीं दिया हुआ है क्या? तो नहीं दिया हुआ है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है यहाँ पे ऊपर और 2 दिए हुए हैं यहाँ पे। तो पहले तो ये देखना है अपने को कि हमने बिल्डिंग पे खर्चा कितना किया है और एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना। तो पहले बात करेंगे हमेशा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, एवरेज एक्सपेंडिचर कितना होता है। थोड़ा डिफिकल्ट है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो यदि आप तो, बट फ्रेंड्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। तो स्टेप 1 होगा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर, अपन ने पूरे साल भर में कितना एक्सपेंडिचर कर रखे हैं। देखो 2 लाख का खर्चा किए जनवरी में, अप्रैल में किए 2.5 लाख, जुलाई में किए हैं 4.5 लाख, दिसंबर में है 1,20,000। तो एवरेज में कितना पैसा लगा हुआ है उस बिल्डिंग के पीछे। एग्जांपल लीजिए एक बार, इसको सम कीजिए, कितना आ रहा है? 2 लाख, 250, 450 और 120, तो वो आ रहा है 10,20,000 रुपये। तो फ्रेंड्स ये पूरे साल भर पैसा इतना लगा रहा क्या? नहीं, कुछ अप्रैल में लगा, कुछ जुलाई में लगा, कुछ दिसंबर में लगा। तो पूरे साल भर कितना अमाउंट फंसा हुआ था उस बिल्डिंग के पीछे, ये निकालना है आपको। तो एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना है कि कितना बिल्डिंग के पीछे पैसा लगा रहा साल भर हमारा, तो वो निकाल रहे हैं अपन लोग। तो लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये सीखिए, नहीं यार सीखिए, एवरेज करते नहीं आता तो प्लीज सीखिए अच्छे से। 2 lakhs लगे हुए हैं 12 मंथ्स के लिए, तो इंटू 12 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ आ जाएगा 2 lakhs। अप्रैल का जो पैसा है वो लगा था अप्रैल में, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के, दैट इज 9 मंथ, अप्रैल में, जून और 6 महीने और 9 महीने हो गए। तो 9 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो साल भर में कितना पैसा लगाएगा आपको मिल जाएगा 187,500। फिर 4,50,000 जो अमाउंट है वो जुलाई से दिसंबर 6 महीने लगा रहा, तो इंटू 6/12
तो वो हो जाएगा आपका 2,25,000 रुपये। उसके बाद 1/20 रहा 1 महीने के लिए, तो इंटू 1/12, तो वो हो गया 10,000 रुपये। इसको प्लीज़ टोटल कीजिए, कितना आ रहा है आपका? वो आ रहा है ₹6,22,500। ये क्या है दोस्तों? ये आपका एवरेज एक्सपेंडिचर है, जो साल भर पैसा लगा रहा आपका, एक्सपेंडिचर हो रखा है आपका उस बिल्डिंग के पीछे। मतलब इतना पैसा लगा रहा, तो इतने अमाउंट पे अपन इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई करेंगे, इतने अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई करेंगे। जी हाँ सर। अब 6,22,500 में से 1,00,000 रुपए तो ये वाले लगे हुए थे, तो स्पेसिफिक लोन ले रखे हैं आपने, और बचा हुआ अमाउंट पे लगे थे ये वाला लोन, तो नॉन स्पेसिफिक लोन है। तो नॉन स्पेसिफिक लोन का पहले आपको एक एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। ये स्टेप्स थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज। तो 5,00,000 रुपए लगा हुआ है आपका, 5,00,000 रुपए लगा हुआ है आपका 11% के रेट से, और 9,00,000 लगा है आपका 13% के रेट से। तो कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई कीजिए प्लीज। तो 55,000 रुपीज एंड 1,17,000 रुपीज। तो आप बोलेंगे इंटरेस्ट हो गया, वो हो गया 172,000 का, और लोन लगा हुआ है मेरा 14 lakhs पे। तो जो एवरेज इंटरेस्ट रेट रहेगा वो रहेगा 172,000 डिवाइडेड बाय 14 lakhs। फ्रेंड्स, मैथ्स अच्छा होगा तो इजीली आ रहा होगा, थोड़ा टफ, थोड़ा मैथ्स अच्छा नहीं होगा तो प्लीज़ थोड़ा याद कर लीजिए, इसको ऐसे करना पड़ता है करके, एवरेज निकलता है ऐसे हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है बहुत ये। तो आपका आंसर आ रहा है 12.2857%। 55,000 प्लस 117 डिवाइडेड बाय 14 lakhs परसेंटेज, ठीक है। तो 12.285% आ गया आपका नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग्स का। नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग्स का क्या? इंटरेस्ट रेट। अब अपन निकालेंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंडिचर। तो लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो यहां लिखिए पहले स्पेसिफिक लोन। तो 1 लाख का कितना परसेंट लोन परसेंटेज है वो? हाँ देखिए 10% है, ध्यान से लिखिए, इंटू 10%। कितना हो जाएगा ये? 10,000 रुपीज़ हो जाएगा ये। फिर नॉन स्पेसिफिक लोन कितने का है? तो कितने का है ये नहीं देखना है अपने को, हम बोलेंगे इतने रुपए लगे हुए थे हमारे पास, तो अपन बोलेंगे 522,500 इंटू 12 वो हो जाएगा 5,22,500 इंटू 12.285%। तो वो हो जाएगा 64,189। डेसिमल्स 3 का यूज़ कर लिया हूँ मैंने। तो फ्रेंड्स ये हो गया 74,189। ये हो गया इंटरेस्ट, दैट इज योर बोरोइंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट। समझिए अच्छे से, बोरोइंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट है ना, ये पूरा इंटरेस्ट नहीं है। वो इंटरेस्ट ऑन काय पे है? वो इंटरेस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट है ना। देखिए ये 5,22,500 प्लस 1 लाख 622,500 जो खर्चा हुआ था काय पे? क्वालिफाइंग एसेट पे एवरेज, उस पे अपन इंटरेस्ट निकाल लिए, कुछ स्पेसिफिक लोन का और कुछ नॉन स्पेसिफिक लोन का। अब फ्रेंड्स पूछा क्या है आपसे? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, जो अपने निकाल लिए हैं, एंड पास 1 जर्नल एंट्री। ठीक है, तो एक जर्नल एंट्री करना है, ये पास करते हैं फ्रेंड्स जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं अपन लोग। प्लीज लिखिए आपकी हेडिंग क्या है, मतलब नाम क्या है एसेट का? बिल्डिंग अकाउंट। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से? तो वो होगा, देखिए अमाउंट कितना है आपका? 10,22,000 प्लस ये वाला इंटरेस्ट, तो 10,20,000 प्लस कैपिटलाइजेशन इंटरेस्ट, दैट इज 10,94,189 टू बैंक।
लिख देंगे बिंग इंटरेस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट कैपिटलाइज्ड। ये आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स, जो बच्चा पढ़ के जाएगा ना वही क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर पाएगा। हाँ, बिना पढ़े जाओगे और आ जाएंगे ऐसा नहीं होता है। आप जो पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, वो एक दिन में बैठ के पढ़ाई में नहीं होने वाली है। आप जो मेहनत कर रहे हो, अभी जो पढ़ाई कर रहे हो, जो रिवीजन कर रहे हो, उसी से मार्क्स मिलने वाले हैं अच्छे से। जी हाँ सर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 आइए प्लीज, थोड़ा स्पीड अच्छी रखिए। 4th क्वेश्चन पाएंगे प्लीज। 4th बोल रहा है टेक लिमिटेड हैज बोरोड 30 lakhs फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। हाँ, कंपनी ने बोरो किए 30 लाख रुपए फ्रॉम SBI। द बोरोइंग आर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ गिव लिमिटेड, अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ टेक लिमिटेड, विच इज इंप्लीमेंटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड टू कॉस्ट 50 लाख रुपए। ध्यान से पढ़िए क्या हुआ, लोन लिए हैं क्यों? शेयर्स खरीदने के लिए। खुद की सब्सिडरी के शेयर्स खरीदना है। शेयर्स क्वालिफाइंग में आएंगे क्या? यदि शेयर्स खरीदने में 12 महीने लगते हैं तो क्वालिफाइंग में आएंगे, लगते हैं कि नहीं? तो वो क्वालिफाइंग में नहीं आ रहा वैसे तो। पढ़ते हैं आगे। एज ऑन 31st March, since the said project was not completed, the directors of Tech Limited resolved to capitalize the interest accruing on borrowings amounting to 4 lakh rupees and add it to the cost of investment comment. BOD ने क्या करी? बिकॉज वो प्रोजेक्ट पूरा होने का सब्सिडरी कंपनी का, तो जो इंटरेस्ट का लोन, जो अमाउंट इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 4 लाख रुपए, उसको एक्सपेंस नहीं लिखे, रिकॉग्नाइज नहीं किए, उसको उनने कैपिटलाइज कर दिए, इन्वेस्टमेंट में एंट्री कर दिए। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, इसमें AS 16 तो रहेगा ही, AS 13 भी लिख के आना है आपको। जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मॉड्यूलो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मॉड्यूल से यदि आता है तो आपके आंसर में AS 13 एंड AS 16 दोनों मेंशन रहना चाहिए। AS 13 पढ़ने के अपन लोग, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो 4 लाख है वो इंटरेस्ट का है और इंटरेस्ट का अमाउंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा, ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं है। तो 4 लाख रुपए को तो आप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में जो ऐड किए हो वो गलत किए हो एज पर AS 13। AS 16 पढ़ने के हैं, बात करने के हैं। AS 13 दैट इज ऑन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। उनने बोला कि कॉस्ट में क्या आता है, पढ़ने के अपन यहाँ, ब्रोकरेज, फीस, ड्यूटीज। इन प्रेजेंट केस कंपनी ने क्या किए, बोरो किए फंड्स, 4 लाख इंटरेस्ट पेबल की है, कैन नॉट बी कॉल्ड एज एक्विजिशन कॉस्ट एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट। उसको कॉस्ट मानना मना है, अलाउ नहीं है। तो ट्रीटमेंट गिवन बाय द BOD इज रॉन्ग। फिर AS 16 बोलता है, पैरा 3 बोलता है, पैरा 3 विच इज ऑन बोरोइंग कॉस्ट। अ क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट। डेफिनेशन है ना उसमें तो, क्वालिफाइंग और बोरोइंग कॉस्ट की। तो बोरोइंग कॉस्ट बोल रहा है वो, सॉरी क्वालिफाइंग एसेट बोल रहा है कि जो एसेट है वो इट टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, जो जनरली 12 मंथ्स रहता है। So it cannot be considered as qualifying asset that can enable a company to add borrowing cost investment. Cannot capitalize the borrowing cost as part of cost of investment. It has to be charged to P&L statement for the year ended 31st March 17. पैरा 3 ने बोला है कि क्वालिफाइंग एसेट वो है जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले, जो इस शेयर से इसमें नहीं है, इसलिए इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते आप, इसको चार्ज करना ही पड़ेगा। कहां पे? P&L अकाउंट में एक्सपेंस शीट करना पड़ेगा एज पर पैरा नंबर 6। पैरा 6 ने बोला था कि अदर बोरोइंग कॉस्ट क्या करना है, आपको एक्सपेंस की एंट्री करना है। ये जो आंसर है फ्रेंड्स, ये आपको ऐसे ही लिख के आना पड़ेगा कि AS 13 AS 16। ठीक है? हाँ सर। आपके जो आंसर रहेंगे वो बुलेट्स में रहेंगे और जो नेट आंसर रहेगा, कंक्लूजन रहेगा, वो शार्प दिखना चाहिए वो आंसर शीट में कि हमारा आंसर ये है कि अलाउ है कि नहीं है, और पैराग्राफ्स भी हाईलाइट होना चाहिए में आपके। जी सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, RTP का है, May 20 का। May 20 पेपर ही नहीं हुआ था। गोविंद लिमिटेड इशूड 12% सेक्योर डिबेंचर्स ऑफ 100 lakhs ऑन 1/4/18। डिबेंचर्स लिए हैं मतलब क्या है, बोरोइंग्स की हैं, बोरोइंग्स की बात चल रही है। बोरोइंग्स 1 करोड़ की बोरोइंग्स किए, यूटिलाइज किए हैं उसको ऐसे। इन March 19
कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड, फैक्ट्री वॉज इंस्टॉल्ड, मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड एंड रेडी फॉर इट्स इंसिडेंटल यूज, ठीक है। फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द फाइनेंस ईयर वॉज 12 lakhs, 12 लाख इंटरेस्ट है। ड्यूरिंग द करेंट ईयर द कंपनी हैड इन्वेस्टेड आइडियल फंड आउट ऑफ मनी रेज फ्रॉम डिबेंचर्स इन बैंक्स FD एंड हैड अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 3 lakhs। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक ये नहीं आया ऊपर। क्वेश्चन ये है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर AS 16 एंड ऑल्सो नेचर ऑफ एसेट्स। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट, देखिए पहले तो पैरा 6 बोलेंगे नेचर के लिए, ये कौन सा क्वालिफाइंग कौन सा नहीं है। तो देखिए एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। ये है क्वालिफाइंग, मशीनरी है नॉट क्वालिफाइंग, वर्किंग है नॉट क्वालिफाइंग। अब इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज कैसे करेंगे, तो देखिए पहली बात तो ये कि पैरा 10 एक नया आ गया है, नया आ गया। पैरा 3, 6 और 10 पढ़ रहे हैं। 10 बोलता है कि यदि कोई आइडियल फंड रखा था, यदि कोई पैसे बचे हुए थे जो इन्वेस्ट नहीं कर पाए, लोन लिए अपन ने, तो वो पैसा कहीं लगा नहीं पाए, तो अपन ने क्या किए, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिए। लोन लिए थे कंपनी ने कितने का, 1 करोड़ का। भी काम चल रहा है, काम पैसे खाली रखे हुए हैं हमारे पास, तो यदि पैसे खाली रखे हुए हैं और उस खाली पैसे में कुछ कहीं इन्वेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट मिल गया आपको, यदि आपकी इनकम हो गई उस पैसे में, तो क्या करना है आपको, उसको लेस करना है बोरोइंग कॉस्ट से। ऐसा पैरा 10 बोलता है। ये RTP का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पॉइंट है, पेपर में आएंगे, ध्यान में रहना चाहिए आप लोग के कि भाई एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट क्या लिखा, देखिए बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन ऑन दैट एसेट शुड बी डिटरमाइंड एज द एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट बोरोइंग ड्यूरिंग द पीरियड लेस एनी इनकम ऑन द टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ दोज बोरोइंग्स। लेस करना है उसको, किसको, इनकम को। तो 12 lakhs माइनस 3 lakhs, 9 lakhs के लिए ही एलिजिबल हो आप। और यहाँ पे हेडिंग इंटरेस्ट की बनी है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हेडिंग इंटरेस्ट की बनी है, तो अपन बोलेंगे पहले तो 40 + 35 + 25 ये होता है 100, ठीक है। तो 9 lakhs इंटू 40/100, 9 इंटू, सॉरी यहाँ पे नहीं, राइट कॉलम में 9, तो 9 नहीं, हाँ 9 इंटू 35/25, 35/100 और 9 इंटू 25/100। ये आपका सॉल्व हो गया आंसर 3.6, और यहाँ पे आपका हो गया 3.15, और लास्ट वाले कॉलम का आपका हो गया आंसर 2.25, तो 5.4, और यहाँ पे हो गया 3.6। ये क्या है, आपका इंटरेस्ट है जो कैपिटलाइज करना है या फिर चार्ज करना है P&L में। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये पॉइंट अच्छा था बॉस। बाकी तो कर पाएंगे आप लोग। फ्रेंड्स अपन ने क्वेश्चंस किए हैं 5 मॉड्यूल क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। फिर देखिए सिंपल 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और AS 16 पूरा हो गया। हाँ, पैरा 19 बोलता है कैपिटलाइज करना कब बंद करना है, सिचुएशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन करना बंद कब करना है, इंटरेस्ट को जो कैपिटलाइज कर रहे हैं, एक्सपेंस नहीं मान रहे, कब तक करना है ऐसा करना है। ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर क्वालिफाइंग एसेट आर कंप्लीटेड। एसेट रेडी हो गया यदि, तो उसके बाद पूरा जो एक्सपेंस रहेगा इंटरेस्ट का, उसे एक्सपेंस ही मानना है। जब एसेट यूज कर रहे हो ना, एसेट जब बना रहे हो, जब एक्वायर कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उस टाइम के लिए क्या करते हैं अपन लोग, कैपिटलाइज करते हैं बस। यदि क्वालिफाइंग एसेट है तो उस क्वालिफाइंग एसेट का जो इंटरेस्ट होता है कैपिटलाइज करते हैं अपन लोग। कब, जब एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तब परचेज करने के बाद, कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे अपन लोग। पैरा 19 ने बोल दिया था ऐसा। ये याद करना बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है याद करना। और फिर डिस्क्लोजर नॉर्म्स ये हैं दोस्तों, पॉलिसी क्या ऑप्ट की हम बोरोइंग कॉस्ट की, और कैपिटलाइज कितना किए हैं अपने, इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको, ऐसा AS 16 बोलता है। तो ये अपन ने पढ़ लिए हैं अपना पहला AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए पहले किए हैं अपन ने।
इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है इसलिए पहले किए हैं। जी हाँ सर। उसके बाद दोस्तों एक आसान AS 13 की शुरुआत कर रहे हैं अपन अभी। पेज नंबर 9 पे हूँ मैं। इसकी हेडिंग दी हुई है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। फ्री फंड के मार्क्स, फ्री फंड के मार्क्स, फ्री फंड के मार्क्स। सो इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे करना है सर, वो देख रहे हैं। These standards deals with the accounting for investments in the financial statements of an enterprise and disclosure requirements। ठीक है। पैरा 3 याद करना है। अच्छी बात यह है पैरा 3 में दी डेफिनेशन, पैरा 3 एक ही है, अच्छी बात है। अब इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या लिखते आना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स, पता है सर एसेट्स है वो, हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल्स, for capital appreciation or for other benefits to the investing enterprise. Assets held as stock in trade are not investments। फ्रेंड ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टॉक इन ट्रेड को इन्वेस्टमेंट्स नहीं बोल सकते आप। इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या होता है, वो एसेट्स जो अर्निंग इनकम के लिए अपन ने क्या किए हैं, एसेट्स एक्वायर किए हैं। अर्निंग कैसे होंगी, डिविडेंड से होंगी, इंटरेस्ट से होंगी, रेंटल इनकम होंगी आपकी, कैपिटल एप्रिसिएशन, वैल्यू बढ़ जाएंगी उसकी। जमीन खरीदे हैं बिजनेस के बाहर, क्यों खरीदे भाई, काम कर रहे हैं कि नहीं, क्यों खरीदे हैं फिर, ताकि उसकी वैल्यू डबल ट्रिपल हो जाए और अर्निंग हो जाए, तो वो क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन है। और अदर बेनिफिट्स, तो वो है आपका इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे एसेट्स जो खरीदते हैं अपन काय के लिए, फॉर अर्निंग इनकम, कैसे, तो डिविडेंड से, इंटरेस्ट से, रेंटल से। पैरा 3 ने इसको डिफाइन किया है। जी हाँ सर। पैरा 3 बोलता है कि इन्वेस्टमेंट्स जो रहेंगे वो करेंट रहेंगे या फिर लॉन्ग टर्म रहेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या फिर करेंट इन्वेस्टमेंट्स। करेंट इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट दैट इज बाय इट्स नेचर रेडिली रियलाइजेबल एंड इज इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच इन्वेस्टमेंट इज मेड। जब खरीदे हैं तब से लेके 1 साल के अंदर तक क्या रखेंगे उसको, बाकी बेच देंगे, नहीं तो 1 साल से ज़्यादा रखने की इच्छा नहीं है। इंटेंशन की बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट के डेट से नहीं, जिस दिन खरीदे उस दिन से। अपने आज खरीदे हैं और अपने को बेचना है, इसको कब, बहुत जल्दी, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, कभी बेच देंगे अपन लोग, उसको बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। आपका ये एक इंटेंशन की बात चल रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं चल रही है कि लिख के दिए हैं कि बेचेंगे, ये बात नहीं चल रही है। अपन बोले इंटेंशन क्या है आपका, इंटेंशन यदि शॉर्ट टर्म का है तो क्या है वो, करंट इन्वेस्टमेंट्स है। Otherwise, a long-term investment is an investment other than current। टाइम पास बोला इन्हें तो कि जो करंट नहीं है वो क्या है, वो लॉन्ग टर्म है। जी हाँ सर, सिंपल था। अब फ्रेंड्स पैरा नंबर 9, 14, 17 याद करना है। पैरा 9, 14, 17 दो और याद करवाने वालों इस एएस में। पैरा 14, 17 बहुत काम का है। 14, 17 दो याद कीजिए, बाद में 2 और याद करेंगे, पहले ये बस 14 एंड 17। तो 9 ने बोला द कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट शुड इंक्लूड एक्विजिशन चार्जेस सच एज ब्रोकरेज फीस एंड ड्यूटीज। कॉस्ट में ब्रोकरेज आएगा याद रखिए, कॉस्ट में फीस आएगा याद कीजिए, कॉस्ट में ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी पे किए तो वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में आएगा याद कीजिए। AS 13 के पैरा 9 ने बोला कॉस्ट मतलब क्या, तो परचेज वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस फीस प्लस ड्यूटीज एज पर पैरा नंबर 9। पैरा नंबर 9 बात करता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है सर। 14, 17 इंपॉर्टेंट है बहुत। 14 बोलता है इन्वेस्टमेंट्स क्लासिफाइड एज करेंट इन्वेस्टमेंट्स। यदि करेंट इन्वेस्टमेंट्स है तो हेडिंग बोल रही है कैराइंग अमाउंट, कितने अमाउंट से कैरी करेंगे ये वाले इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या बैलेंस शीट में क्या वैल्यू से कैरी करे, क्या वैल्यू लिखे इस इन्वेस्टमेंट्स की, दैट इज कैराइंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। तो कैरिंग मतलब क्या, बुक वैल्यू की, बुक वैल्यू मतलब अभी की बुक वैल्यू नहीं, क्या वैल्यू से कैरी करे उसको, क्या वैल्यू पे लेके आए उसको। शुड बी कैरीड इन द स्टेटमेंट्स एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू डिटरमाइंड either ऑन एन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस और बाय कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बट नॉट एट ओवरऑल बेसिस। तो लिखिए वहां पे करेंट इन्वेस्टमेंट्स, लिखिए प्लीज करेंट इन्वेस्टमेंट्स, लिखिए लोअर ऑफ 2 है कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। आपको यही 2 वर्ड्स लिखना है, ये कैरी करते हैं कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच इज लोअर। कौन से केस में,
करेंट इन्वेस्टमेंट के केस में ये वर्ड्स बहुत काम में आने वाले हैं, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर इन द केस ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट्स। 17 बोलता है इन्वेस्टमेंट्स क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म कैरिड इन एट कॉस्ट। तो लिख लीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया है कि फेयर वैल्यू गिर गई यदि तो भी उसको कॉस्ट पे ही रखी है आप बुक्स में। एग्जाम्पल लेते हैं, जमीन खरीदे हैं, लैंड खरीदे हैं 10 लाख रुपीज़ की, उसकी वैल्यू 9 लाख रुपए हो गई, तो यदि वो जमीन लॉन्ग टर्म नेचर की है तो बुक्स में 10 लाख की ही दिखती रहेंगी, बुक्स में 10 लाख की ही दिखती रहेंगी। आपको उसको 9 लाख लेके नहीं आना है, लॉस के एंट्री नहीं करना है। बट यदि वही लैंड करेंट इन्वेस्टमेंट होगा और 10 की वैल्यू 9 हो गई तो अपन 9 लाख पे लेके आएंगे उसको, बिकॉज लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। तो उस केस में 1 लाख के लॉस की एंट्री होंगी। तो करेंट इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है, लोअर पे वैल्यू करते हैं कॉस्ट और फेयर वैल्यू, और लॉन्ग टर्म में कॉस्ट पे ही करते हैं, वैल्यू बड़े कम है मतलब नहीं है, कॉस्ट पे ही करेंगे। बट वहां लिखा हुआ है इंपॉर्टेंटली, हाउएवर प्रोविजन फॉर डिमिन्यूशन shall be made to recognize a decline other than a temporary in the value of the investment, such reduction being determined and made for each investment individually। मतलब प्रोविजन बनाना है, एंट्री करना है फॉर अ डिक्लाइन इन वैल्यू अदर देन टेम्पररी। मतलब क्या, यदि परमानेंट डिक्लाइन हो गया कभी, मतलब कोई वैल्यू जम के गिर गई गलती से, मतलब कुछ हो रहा है, कुछ वैल्यू मालूम पड़ेगी अब तो कॉस्ट गिर चुकी है, इसकी वैल्यू गिर, कॉस्ट नहीं, इसकी जो मार्केट प्राइस है वो गिर गई है परमानेंटली, कुछ हुआ होगा भाई, तो उस केस में उसको कॉस्ट पे नहीं, एट दैट लोअर वैल्यू करेंगे, कैरी करेंगे। ये एग्जांपल आगे आने वाला देखेंगे अपन लोग। तो पैरा 14 ने बोला फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, 17 ने बोला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पैरा 3 याद नहीं करूंगे चलेगा मेरे को, इंपॉर्टेंट है पैरा 14 एंड 17। हर आंसर में पैरा 14 17 का यूज आने वाला है आपको। फिर अपन इसको लास्ट में बाद में पढ़ते हैं उसको, पहले अपन सॉल्व करते हैं एक आध क्वेश्चन। AS 13 जो थोड़ा थ्योरी रहेंगे आपके आंसर में, पढ़ते हैं ये। एक्स लिमिटेड बोलता है ऑन 1/1/20 हैड मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 600 lakhs in the equity shares of Y Limited, of which 50% is made in the long term category and the rest as temporary investments। फ्रेंड्स प्लीज ध्यान से पढ़िए, वो लिखा हुआ है कितनी 600 लाख का क्या किए अपन इन्वेस्टमेंट किए हैं, 50% क्या है लॉन्ग टर्म है, बचा हुआ क्या है मतलब करेंट का इन्वेस्टमेंट। तो 300 लाख करेंट, 300 लाख लॉन्ग टर्म, पढ़ लिए, ठीक है। द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स ऑन क्लोजिंग डेट बिकम 200 लाख एस वाई लिमिटेड लॉस्ट अ केस ऑफ कॉपीराइट। जहां इन्वेस्ट किए थे ना वो कोई केस वेस हार गया है और अब पूरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 200 लाख बची है। 600 इन्वेस्ट किए थे, 200 लाख बची है, मीन्स यदि 300 की बात करोगे तो 100 लाख वैल्यू बची है। ये आपको फैक्ट्स दिए हुए हैं केस के। From the given market condition, it is apparent that the reduction in the value is not temporary in nature। ये जो वैल्यू कम होगी टेम्पररी नेचर की नहीं है, परमानेंट डिक्लाइन हो चुका है, मतलब वैल्यू बढ़ेंगी जम के जरूरी नहीं है, परमानेंट डिक्लाइन है ये, बिकॉज आप एक केस हार गए हो सामने वाले। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द रिडक्शन इन द स्टेटमेंट्स, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे इसको। तो पहले बात कर रहा हूँ मैं इसके आंसर की, फिर क्या लिखा देखेंगे। तो यदि ये करेंट है और यदि ये लॉन्ग टर्म है तो करेंट के लिए पैरा 14 बोलता है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, पैरा 14 ने बोल दिया लोअर ऑफ कॉस्ट फेयर वैल्यू, तो क्या लेंगे अपन लोग 100 लाख रुपए लेंगे बस, पैरा 14 ने बोला इसलिए। और पैरा 17 ने बोला एट कॉस्ट, बट बिकॉज ऑफ ये डिक्लाइन जो है वो परमानेंट नेचर का है अदर देन टेम्पररी नेचर का, तो क्या है ये, इसको भी 100 पे वैल्यू करेंगे। तो ये 200 लाख को वैल्यू करेंगे पीएनएल में, इसको भी करेंगे पीएनएल में। ये आपकी एंट्री दोस्तों, ये आपका आंसर रहना चाहिए कि इतना वैल्यूएशन का आंसर है, और ये आपने एडिशन लिख दोगे इसको। तो जो मैंने बोला वही यहाँ लिखा हुआ है, बट तरीका अलग है, देखिए तरीका अलग है। पहले पैरा 3 लिखे करेंट मतलब क्या होता है, और फिर समझाए कि 300 लाख करेंट है, 300 लाख लॉन्ग टर्म है।
फिर 14 क्या बोलता लिखे अपन ने, 17 क्या बोलता लिखे अपन ने, फिर जो अपना आंसर था वो अपन ने जो अपन ने यहाँ लिखे हैं ना ऊपर ये वही वहाँ लिखा हुआ है, प्लीज़ पढ़ लीजिए उसको। आपके मॉड्यूल से बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर लिख के दिया हूँ मैंने, तो प्लीज़ इसको पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है ना। फिर गाइस क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये रिविजनरी लेक्चर है तो बहुत ज़्यादा स्लो नहीं कर सकता मैं, और बहुत फास्ट भी नहीं जा रहा हूँ कि भगा रहे हो, वैसे भी समझा रहे हैं, धीरे समझ रहे हैं पूरा कि AS 13 के पैरा 14 एंड पैरा 17 ने क्या बोला है, बात करते हुए चल रहे हैं भाई। क्वेश्चन 2 बोलता है एन अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कैरिड इन द बुक्स एट कॉस्ट 2 lakhs। क्या है ये, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। द पब्लिश्ड अकाउंट्स ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी रिसीव्ड इन May showed that the company was incurring cash losses with declining market share and a long term investment may not fetch more than 20,000 रुपये। जो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे आपने, उसको 20,000 वैल्यू हो चुकी है, और बुक्स में दिख रहा है आपको कि भाई कैश लॉस हुआ है, और अब यदि शेयर्स बेचेंगे ये वाले तो 20,000 मिलेंगे बस, ये फैक्ट्स दिए हुए हैं आपको। हाउ विल यू डील विथ इन प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट्स। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आएगा लॉन्ग टर्म है, पहले तो पैरा 17 आ जाएगा, उन्होंने कॉस्ट पे बोला था बट नहीं, ये क्या है, अदर देन टेम्पररी लॉस है, अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन है, तो 20,000 पे वैल्यू करना पड़ेगा। ये आंसर हो गया। अब लिखेंगे कैसे इसको, तो पहले पैराग्राफ नंबर 3 लिख सकते हैं, फिर 17 लिखेंगे, फिर आंसर लिख देंगे। पैरा 3 17 है आंसर, तो पैरा 17 लिखा हुआ है यहाँ पे कि एट कॉस्ट करना है, बट हाउएवर डिम्यूनेशन शैल बी मेड टू रिकॉग्नाइज अ डिक्लाइन, मतलब वैल्यू जो गिरी है उसको दिखाना पड़ेगा बुक्स में आपको, यदि अदर देन टेम्पररी नेचर का डिक्लाइन है तो, और उसको मार्केट प्राइस पे लेके आना पड़ेगा। कंक्लूजन क्या है इसका, 20,000 वैल्यू करना है उसको अपने को। सॉरी, समझ में आ गया। हाँ सर। फ्रेंड्स AS 13 थोड़ा सा थ्योरी है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। आपको पैराग्राफ नंबर याद करना, पैरा 14 पैरा 17 याद रखना है बस, पैरा 14 पैरा 17 14 17 14 17 14 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सारा थ्योरी दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए प्लीज। Messrs Innovative Garments Manufacturing Company Limited invested in the shares of another company on 1st October. Current year at a cost of 2,50,000। फिर से एक बार, क्या किया अपन ने, invested in a share of another company on 1st October। Current year परचेज किए हैं। It also earlier purchased gold 4 lakhs 2 lakhs on 5 years before। 5 लाख पहले गोल्ड खरीदे थे और स्लो खरीदे थे। कॉस्ट दी हुई है आपको। मार्केट वैल्यू ऑन क्लोजिंग डेट आपको दी हुई है। शेयर्स की वैल्यू कम हो गई, गोल्ड की बढ़ गई, सिल्वर की बढ़ गई। हाउ अबाउट इन्वेस्टमेंट्स विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड एज पर द AS 13। कैसे बुक्स में लाओगे इसको, पहली बात तो ये बताओ कि कौन सा लॉन्ग टर्म कौन सा शॉर्ट टर्म। पैराग्राफ 3 ने बताया है, पैरा 3 ने बोला है कि डेफिनेशन क्या है करेंट इन्वेस्टमेंट्स की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की। तो फ्रेंड्स गोल्ड सिल्वर तो पक्का क्या है, लॉन्ग टर्म है। शेयर्स क्या रहेंगे, अपन मान लेंगे शॉर्ट टर्म है ये, अपन मान लेंगे शॉर्ट टर्म है ये। तो शेयर्स दिए हुए करेंट ईयर दिया हुआ है तो बेचना होगा अपने को भी, ऐसे मान लेंगे। जो मॉड्यूल ने बोला है वो बता रहा हूँ मैं आपको। सर हम तो लॉन्ग टर्म मानेंगे, मान सकते हो, क्या दिक्कत है, मान लेना। बट मॉड्यूल ने क्या बोला, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म। तो फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म यदि शेयर्स के लिए हैं तो वैल्यू तो गिरी है, तो पैराग्राफ नंबर क्या रहेगा इसका 14, विच एवर इज लोअर। लोअर कितना है 225 और बाकी गोल्ड रहेगा उसके कॉस्ट पे, सिल्वर उसके कॉस्ट पे, एज पर पैरा 17। तो वही लिखा हुआ है दोस्तों, वही लिखा हुआ है, पढ़ना है और आपको सॉल्व करना है। ये आंसर जो है वो मॉड्यूल के साथ लिखा हुआ है, और आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, वो पैराग्राफ की लैंग्वेज बोल रहा हूँ। पैराग्राफ लिख दोगे ना तो जो वर्ड्स ध्यान पे नहीं भी है आपको बहुत ज़्यादा, तो पैरा नंबर देख के मार्क्स मिल जाएंगे आपको अच्छे बहुत। फ्रेंड्स टेक्निकल आंसर लिखोगे यदि स्टार्टिंग में ही आप लोग, तो उसका इंप्रेशन अलग पड़ेगा, है ना, इसलिए पैराग्राफ याद करना है आपको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बोल रहा है ABC लिमिटेड वांट्स टू रिक्लासीफाई इट्स इन्वेस्टमेंट्स। रिक्लासीफाई फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, जो बच्चा पढ़ के जाएगा वही उसका आंसर कर पाएगा। बहुत आसान है, पेज नंबर 10 पे आएंगे आप टॉप पे, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हेडिंग है ये। पैरा 23 और 24 याद करना है। फिर से अपन रिक्लासीफाई कर रहे हैं कैसे, तो लॉन्ग टर्म को बोल रहे हैं नहीं, अब से ये शॉर्ट इन्वेस्टमेंट है,
लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा, बोल रहे नहीं यार अपने को इसको अब जल्दी बेच देंगे, हमारा करेंट इन्वेस्टमेंट से चाहते हैं अपन। इंटेंशन की बात चल रही है बस कि रिक्लासीफाई करना है लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म करेंट इन्वेस्टमेंट्स। ट्रांसफर आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और कैराइंग कॉस्ट, कॉस्ट और कैराइंग कॉस्ट लोअर, ये वर्ड्स ध्यान रखना है। कॉस्ट और कैराइंग अमाउंट विच एवर इज लोअर पे आप उसको वैल्यू करोगे, ठीक है सर। पैरा 24 बोलता है इन्वेस्टमेंट्स को रिक्लासीफाई कर रहे हो करेंट से लॉन्ग टर्म, ट्रांसफर आर मेड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर विच एवर इज लोअर, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। फ्रेंड्स ये वर्ड्स लिखने पे मार्क्स मिलने वाले हैं, आप सोचोगे समझोगे, उससे पहले याद करो, बोल रहा हूँ मैं, समझ में अपना धीरे धीरे आ जाएगा आपको, पहले याद करो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि लॉन्ग से शॉर्ट, लॉन्ग से करेंट तो हम बोलेंगे सीसी, कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट, देख लीजिए आप, सीसी कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट, आखिरी में सी है तो आखिरी में सीसी आने वाला आंसर में, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। और आप बोल रहे हो करेंट टू लॉन्ग टर्म, तो आपका आंसर आ रहा है सीएफ, सीएफ। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, कोई और ऑप्शन नहीं है प्लीज। पैरा 23 24 इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है इसलिए बोल रहा हूँ, बस पेपर में आना पॉसिबल है इसलिए अपन लिख रहे हैं। अपन ने बोले कि करेंट टू लॉन्ग में क्या रहेगा अपना आंसर, सीएफ आंसर रहेगा अपना। ये वर्डिंग्स लिखेंगे, पैरा 20-24 यूज करेंगे और आंसर लिखेंगे अपन, ठीक है। तो एक बार आते हैं नीचे, आइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आपको जो आरटीपी है May 20 की, उसमें भी क्वेश्चन था ये वाला, सेम ऐसे क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड वांट्स टू रिक्लासीफाई इट्स इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद AS 13, डिसाइड एंड स्टेट ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अमाउंट ऑफ ट्रांसफर, क्या अमाउंट से ट्रांसफर करेंगे उसको, बुक्स में लाएंगे उसको। A portion of current investments purchased for 20 lakhs to be reclassified as long term। तो क्वेश्चन बन गया आपका C2L, तो आपका आंसर रहेगा CF, दैट इज कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये यदि लिख लूंगे ना आप लोग बाजू में साइड में इजीली, तो आप लोग आसानी से उसको लिख पाओगे अच्छे से कि पैरा नंबर 23 के 24 है, 24 है ये। तो करेंट टू लॉन्ग टर्म जा, तो क्या आएगा ये 24 आएगा। As the company was decided to retain them, the market value on that balance sheet was 25 lakhs। 25 lakhs आपका क्या है, मार्केट वैल्यू है, दैट इज फेयर वैल्यू हो गई। वो फेयर वैल्यू हो गई 25 lakhs, कॉस्ट हो गए 20 lakhs। क्या में करेंगे अपन लोग, 20 में करेंगे, 20 आंसर है आपका। पढ़ लीजिए, देखिए फर्स्ट देखिए, इन द फर्स्ट केस ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरिड एट कॉस्ट 20 lakhs। सो कॉस्ट पे करना है, ये वर्डिंग्स लिखते आना चाहिए। देख, लोअर एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू, और पैरा 24 रहेगा लिखा हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट देखिए, अनदर पोर्शन ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज फॉर 15 lakhs टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। फिर से देखो, करेंट से लॉन्ग, करेंट से लॉन्ग उल्टा चल रहा है, करेंट से लॉन्ग तो CF, फिर से CF आएगा। CF मतलब ये कॉस्ट और फेयर वैल्यू, और मार्केट वैल्यू है 6.5 लाख। काय पे करेंगे, 6.5 lakhs, देख लीजिए। वह लिखेंगे लॉस जो रहेगा वो चार्ज करेंगे P&L में। फ्रेंड्स ये जो वर्डिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ विश्वास कीजिए और ये याद कीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि प्लीज़ पढ़ के जाएंगे अच्छे से इसको, इस वर्डिंग को। जी हाँ सर। फिर थर्ड देखिए लिखा हुआ है, सर्टेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज होल्डिंग पर्पज टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट्स। ओरिजिनल कॉस्ट 18 लाख है बट हैज़ बीन रिटर्न डाउन टू 12 lakhs। कॉस्ट 18 लाख थी उसकी, बट कैराइंग अमाउंट कितनी है, कैराइंग कॉस्ट कितनी है उसकी 12 lakhs। तो आपको बताना है कि किस पे करना है। तो आपका आंसर, क्वेश्चन चल रहा है आपका लॉन्ग टर्म टू कॉस्ट, लॉन्ग टर्म टू करेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो आपका आंसर है CC, दैट इज कॉस्ट और कैराइंग अमाउंट। तो कॉस्ट है 18, कैराइंग है 12, कितने पे करेंगे, 12 पे करेंगे। देख लीजिए 12 lakhs, करेंट को 12 lakhs पे लेके आइए करके, ट्रांसफर कीजिए करके। फ्रेंड्स इसमें नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, लोअर करके आंसर लेते हैं, लोअर जो है वो आंसर है,
बट मैं कह रहा हूँ वो वर्डिंग्स में मार्क्स करते हैं बच्चों के। ये जो वर्डिंग्स है ना, लोअर कौन सा है, कॉस्ट और कैराइन, और यहाँ पे कॉस्ट और फेयर वैल्यू, ये बहुत कंफ्यूजिंग है पेपर के दिन में यदि पढ़ के नहीं गए तो पैरा 23-24 प्लीज़ याद कर लीजिए अच्छे से। सो गाइज 2 AS पढ़ लिए हैं, प्लीज़ इसका रिवीजन करना अच्छे से। 25 मार्क्स मिनिमम है, 30-35 मार्क्स का भी आ चुका है AS। तो अकाउंटिंग में जो बहुत सारा पढ़ते हो आप लोग, इतने चैप्टर्स पढ़ते हो, उसका वेटेज और इसका वेटेज समझिए अच्छे से और प्लान स्टडी कीजिए बहुत। सो गाइज आई होप कि आप पढ़ेंगे अच्छे से, और ये होने के बाद सेल्फ स्टडी हो जाएंगी इसकी, जब उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 प्ले कीजिएगा प्लीज़। सो फ्रेंड्स यहाँ पॉज लेते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।